क्लियर हो गया ये चीज? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आज जो बहुत सारे जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी या गोल मेज जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले के बाद में हम लोगों ने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में भी देख लिया। अब गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग देखे तो कुछ और चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो क्या बोल के रखा था कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने निम्न बातों को स्वीकार किया था। तो गांधी जी ने किसकी तरफ से बोल सकते हैं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातों को स्वीकार किया था? कांग्रेस की तरफ से। और लॉर्ड इरविन ने किसकी तरफ से बातों को मंजूर किया था? ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, ठीक है, ब्रिटिश राज की तरफ से। तो क्या बोला था? सभी ने बोल सकते कि हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो सभी ने अविज्ञा आंदोलन है उसको क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गुंबद सम्मेलन में भाग लेगी। तो कांग्रेस के बोल सकते कांग्रेस के लीडर्स लेंगे, या मतलब कांग्रेस के लीडर तो लेंगे ही, साथ में गांधी जी को भी उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या लेना पड़ेगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या अगर लंदन में वो कॉन्फ्रेंस होगी तो उनको वहां पे जाना पड़ेगा, उसमें बोल सकते कि उसमें हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। फिर कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। अब इरविन ने भी क्या बोल सकते कि मांग रखी थी कि जो भी ब्रिटिश गुड्स को आप बोल सकते बहिष्कार कर रहे हो उनका बहिष्कार करना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज देखो, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवृत्तिक घटना कहा था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट वाज वेलकम बाय कांग्रेस लीडर श्री के एम मुंशी कॉल्ड दिस पैक्ट एन अप्रोच मेकिंग इवेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो भी हमारे गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था उसको हमारे ए के एम जो मुंशी थे उन्होंने बोल सकते कि मतलब संवैधानिक इतिहास में किसके नाम से जाना था? युग प्रभावित घटना के नाम से इसको कहा गया था, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखना। नेक्स्ट देखो, मार्च 1931 में कांग्रेस को विशेष अधिवेशक कराची में संपन्न हुआ। युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेश में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस के मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए थे। तो जब हम बोल सकते हैं कि जब हमारा गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था तो गांधी इरविन के बाद में एक कांग्रेस की बोल सकते कि एक सेशन हुआ था, ठीक है। तो बोल सकते कि इमरजेंसी उन्होंने एक तरीके से सेशन बुलाया था जो कि कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। तो कराची में जो भी बोल सकते कि हमारा अधिवेशन हुआ कराची में, तो वो उसमें जो युवाओं थे, युवाओं ने गांधी जी को क्या दिखाए थे? काले झंडे दिखाए थे। अब क्यों दिखाए थे काले झंडे? ठीक है। तो अब यहां पे टाइमलाइन थोड़ी सी देखो। गांधी जी जो थे उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट किस दिन साइन किया था? ठीक है। और अगर भगत सिंह की फांसी को देखो तो भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर गांधी जी चाहते तो गांधी इरविन पैक्ट में मतलब जो हमारे सुखदेव थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, उनको क्या कर सकते थे? बचा सकते थे, क्योंकि वो मांग रख सकते थे उस चीज की, पर उन्होंने मांग नहीं रखी थी। क्योंकि हमने बताया था, मैंने पहले भी बताया कि गांधी जी के उद्देश्य थे कि उन्होंने हिंसा को कभी भी उसका समर्थन नहीं किया, और वो इस तरीके के एग्जाम्पल भी सेट नहीं करना चाहते थे कि वो हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को ये पता चले और उसको देखकर और लोग क्रांतिकारी काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जो यंग ऑडियंस थी या जो युवा लोग थे इंडिया के, वो लोग गांधी जी से गुस्सा थे कि गांधी जी चाहते तो उनको बचा सकते थे उन तीनों को, पर उन्होंने उनको नहीं बचाया। इसलिए जो युवा थे उन लोगों ने जो भी सेशन था उस सेशन में जब गांधी जी पहुंचे थे तो उनको किस तरीके के झंडे दिखाए थे? काले झंडे दिखाए थे, ठीक है। और इस मतलब सेशन में ही हमारे पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट को भी क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो जो गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी साइन कर आए थे, अब गांधी जी ने तो साइन कर लिया, पर बाकी के जो कांग्रेस लीडर है उनको भी तो बताना पड़ेगा कि उस मतलब समझौते में क्या क्या चीज डिस्कस हुई है, क्या हमारी मांगों को माना गया है, कौन सी उन्होंने हमसे मांग रखी है। तो इन सारी चीजों को हमारे कराची के 1931 में जो वो इमरजेंसी सेशन हुआ था या स्पेशल सेशन जो हुआ था उसमें क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो जब युवाओं ने उनको बोल सकते कि काले झंडे दिखाए और उनकी आलोचना करी, क्योंकि युवा
लोग थे और ज्यादातर जो इंडियंस थे वो गांधी जी से क्या होता है विरोध में आ गए थे कि गांधी जी जो है वो अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, अगर वो चाहते तो उनको बचा सकते थे, पर उनको ना बचाकर उन्होंने क्या करा है, एक तरीके से गलत एग्जाम्पल सेट किया है कि जो इंसान मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अकेला लड़ रहा था, या भगत सिंह राजगुरु जिन्होंने कोशिश की थी उनके खिलाफ लड़ने की, उन्होंने उनको भी मरवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके की जो मतलब र्यूमर्स थे वो फैलना स्टार्ट हो गए थे, गांधी जी की बहुत सारे क्रिटिसाइजेशन हो रही थी, बहुत क्रिटिसाइज हो रहे थे वो, और उसी चीज पे उन लोगों को मतलब गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मरेगा, कि गांधीवाद से मतलब कि उनके जो उद्देश्य है वो हमेशा अमर रहेंगे। ठीक है, अगर उनको मतलब कि जो मतलब अहिंसा जो उन्होंने बताई है, सत्याग्रह जो उन्होंने बताया, सर्वोदय जो उनको बताया है, ये सारे के सारे उद्देश्य उनके बाद भी क्या होंगे, फॉलो होंगे। तो इस तरीके का स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। कौन सी सेशन में दिया था, तो कराची सेशन में दिया था। किस ईयर में हुआ था वो? ठीक है, तो कभी मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट वाले पूछे जा सकते हैं, तो आपसे बोला जा सकता है कि किसने ये कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा। तो पहली चीज किसने बोला था, स्वयं महात्मा गांधी खुद ने बोला था। पर कहां पर बोला था, कांग्रेस सेशन में बोला था। कौन से कांग्रेस सेशन में बोला था, कराची के। किस ईयर में हुआ था, 1931 के सेशन में हुआ था। नेक्स्ट देखो, हमने पहले के बारे में देखा। ठीक है, फिर गांधी जी ने बोल सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया। गांधी इरविन पैक्ट साइन करने के बाद हमने देखा कि कांग्रेस का एक सेशन भी हुआ जो कि कराची में हुआ, उसमें हमारे पूर्ण स्वराज की बात की गई, और साथ में जो गांधी इरविन समझौता था उसको भी क्या किया लोगों ने, कांग्रेस लीडर्स ने स्वीकार किया। अब सेकंड राउंड टेबल की बात करते हैं या द्वितीय गोरमेज सम्मेलन की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज ये जो बोल सकते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किस डेट को स्टार्ट हुई थी, 7 दिसंबर 1931। कब तक चली थी हमारी, 1 दिसंबर 1931 तक। तो लगभग हमारे बोल सकते ये 3 महीने तक यह कॉन्फ्रेंस चली थी। अब इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। तो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किस ईयर में हुई थी, 1931 में ही हुई थी। ठीक है, अब आपसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुई थी, 30 में स्टार्ट हुई थी। बोल सकते हैं कि वो जनवरी में खत्म हुई थी, मतलब 17 जनवरी के आसपास में। तो 17 जनवरी 1931 में खत्म हुई थी। फिर सेकंड राउंड टेबल जो है वो 17 सितंबर से 1931 से हमारे 1 दिसंबर 1931 तक चली थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय हमारे बोल सकते हैं कि उस टाइम पे लीडर कौन थे या प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, तो रैमसी मैकडोनाल्ड, जो कि उस टाइम पे भी क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और बोल सकते हैं कि हमारे दक्षिणपंथी प्रतीकवादी बोल सकते हैं सैम्यूल होर, जो भारतीय सचिव थे, उनको क्या करके रखा था। अगर आपसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की जाए तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, सैम्यूल होर। ठीक है, तो साउंड आपसे पूछा जा सकता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सदस्यता की थी तो प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, रैमसी मैकडोनाल्ड, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पे कौन थे, तो सैम्यूल होरे हमारे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे बोल सकते हैं कि इससे पहले जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन के बाद में नेक्स्ट वॉइस रॉय जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे थे वो कौन थे हमारे, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो यहां से मेन क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से, 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने सदस्यता भाग नहीं लिया था, पर दूसरे में क्या लिया था, भाग लिया था। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट कौन थे, सेम ही थे। कौन थे, रैमसी मैकडोनाल्ड। पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइस रॉय कौन थे इंडिया के उस टाइम पे, लॉर्ड एरविन थे। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमारे बोल सकते वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन हो गए थे। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे हमारे, सैम्यूल हो रहे थे। क्लियर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूता नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबाई भी थी। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में अटेंड करने के लिए गांधी जी किस जहाज में गए थे, तो उस जहाज का नाम क्या था, कौन सा, उस जहाज का नाम क्या था, राजपूताना। ठीक है, तो राजपूताना उस जहाज का नाम था हमारा। और उसमें गांधी जी अकेले गए थे क्या,
नहीं, गांधी जी के साथ में बहुत सारे लोग भी गए थे। एक तो हमारे बोल सकते हैं महादेव देसाई थे, मदन मोहन मालवीय थे, देवदास गांधी थे, घनश्याम दास बिरला थे। अब ये कौन है हमारे? जेडी बिरला। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेडी बिरला जो थे वो किसकी तरफ से गए थे? तो जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ना, जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, उनका जो एक तरीके से मुखिया के रूप में वो गए थे। ठीक है, बिजनेस मतलब हेड के हिसाब से वो लोग वो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए थे। ठीक है, फिर मीरा बहन भी थी, और साथ में हम बोल सकते हैं कि हमारी सरोजनी नायडू जो थी वो भी एक तरीके से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मेंबर थी, उन्होंने भी उस कॉन्फ्रेंस को क्या किया था? ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरोजनी नायडू ने कौन सी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। सेकंड देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संप्रदाय समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। अब देखो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था एक तरीके से वो भी क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। क्यों अनसक्सेसफुल रहा? गांधी जी के होने के बावजूद भी अब वहां पे लोगों के मतलब कि बोल सकते हैं कि मांगों में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया? कि गांधी जी और बाकी के कांग्रेस लीडर यहां से क्या सोच के गए थे कि हम लोग किसकी मांग करेंगे? किसकी मांग करेंगे? एक जिम्मेदार सरकार की बात करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करेंगे। डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था उनको अब, क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस का टाइम चला गया। अब बहुत टाइम हो गया कि हम लोग डोमिनेंट स्टेटस अब मांगेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है। तो उनको इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए थी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी, एक जिम्मेदार सरकार चाहिए थी। जिम्मेदार सरकार क्यों चाहिए थी? कि वो अब सारी की सारी चीजें, जो भी डिफेंस है, जो भी बोल सकते अर्थव्यवस्था का जो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारी चीजें अब कौन संभाले? इंडिया के लोग खुद संभाले। ठीक है, तो सीधी बात यह कि उनको क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज चाहिए था एक तरीके से। ठीक है, और पूर्ण स्वराज में भी गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? इंडिया के लोगों की ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस गवर्नमेंट को चुनेगा भी कौन? तो इंडिया के लोग खुद ही चुनेंगे। तो इस तरीके की उनको जिम्मेदार सरकार चाहिए थी। गांधी जी ये चीज यहां से इंडिया से सोच के गए थे कि उस कॉन्फ्रेंस में हमको इस तरीके की बात करनी है, पर उल्टा हो गया वहां पे। इस चीज का डिस्कशन तो नहीं हुआ, उल्टा किस तरीके से वहां पे हो गया? कम्युनिज्म की बात होने लगी। कम्युनिज्म मतलब कि संप्रदाय समस्याओं से रिलेटेड चीजें बातें होने लगी। कैसे होने लगी? जैसे मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग से भी मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। दलित की बात करें तो अब यहाँ पे याद रखना कि दलित से रिलेटेड आप बात करोगे या हरिजन से रिलेटेड बात करोगे तो उस टाइम पे ना दलित शब्द इस्तेमाल होता था, ना ही आपका हरिजन शब्द इस्तेमाल होता था। वहां पे कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ करता था? डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था। जो भी दलित्स रहते थे, जो भी हरिजन रहते थे, उनको किस नाम से बुलाया जाता था? डिप्रेस्ड क्लास के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास जो थी उसका नेतृत्व करने के लिए कौन गए थे? तो बी आर अंबेडकर गए थे। अब जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट देके रखी थी। किसको देके रखी थी? मुस्लिम को देके रखी थी। ठीक है, वैसे 1919 में बात करें तो 1919 में किसको बोल सकते कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देके रखी थी? मुस्लिम को तो देके ही रखी थी। सिख भी आ गए थे उसमें, हमारे एंग्लो इंडियंस भी आ गए थे, तो इस तरीके की सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो गई थी। अब ये सब लोगों को तो मिल ही रही थी, अब डिप्रेस क्लास पीछे क्यों छूट जाए? तो बी आर अंबेडकर उसकी बात करने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। और जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बी आर अंबेडकर ने सबसे पहली बात यही करी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हमको मतलब कि दलित लोगों को एक अलग से क्या देके रखे? सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि जहां पे जिस क्षेत्र में दलित लोग ज्यादा रहते हैं उसी क्षेत्र से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो कौन होगा? दलित ही होगा, और उसको वोट देने वाले भी लोग कैसे होंगे? दलित ही होंगे। अब अगर इस तरीके की चीजें हम लोग भारत में देखने स्टार्ट कर दे कि सिख लोगों ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट बना ली, मुस्लिम लोगों ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट बना ली, दलित लोगों ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट बना ली, तो भारत एक रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि सबके लीडर्स अलग हैं, सब अलग अलग लोगों को वोट कर रहे हैं, तो सब मिल बांट के रहना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे कि आप एक तरीके से विभाजन करो और शासन करो। ठीक है, उनमें मतलब कि फूट डालो और फूट डालने के बाद क्या करो? उन पे राज करो। तो ब्रिटिशर्स को तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर गांधी जी को बहुत सारा प्रॉब्लम थी कि मुस्लिमों को तो मिल गई सेपरेट इलेक्टोरेट, पर दलित्स को क्यों मिले? क्योंकि दलित तो किसके अंदर, किस धर्म के अंदर आते? हिंदू धर्म के अंदर आते। आप तो धर्म को ही तोड़ने तैयार बैठ गए हो। पहले तो बोल सकते कि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, अब एक धर्म के लोग ही अंदर, धर्म के अंदर ही सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते कि जो गांधी जी थे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। जब इस तरीके के डिस्कशन हुआ तो वो डिस्कशन का कोई हल ही नहीं निकला।
बी आर अम्बेडकर और उनके बीच में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, बहुत बड़ी डिबेट हुई थी। इसके लिए अलग से एक बुक बना के रखी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। उसमें बहुत सारे डिस्कशन दे के रखे, बहुत सारे तर्क दे के रखे। बी आर अम्बेडकर यहाँ से बोल रहे थे, हमारे गांधी जी यहाँ से बोल रहे, तो उस चीज का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं निकला और उस कॉन्फ्रेंस को वहीं पर रद्द कर दिया गया। अब वो रद्द जब करी गई तो उसके बाद में गांधी जी वापस हमारे कहां पर आए, मुंबई में आए। जब मुंबई में वापस आए तो जब बोल सकते कि जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसके साथ में मिलके उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या था? जब वो गांधी जी वापस इंडिया में आए थे तो बेसिक क्या हो गया था, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हुई थी कि उस टाइम पे जो इंडिया का वॉइस रॉय था वो चेंज हो गया था। पहले लॉर्ड इरविन थे यहाँ के वॉइस रॉय, अब यहाँ पे वॉइस रॉय कौन बन गया था, लॉर्ड वेलिंगटन बन गए थे। अब वेलिंगटन जो थे बोल सकते कि बहुत थोड़ा कलाकार आदमी थे या पहले से समझदार बोल सकते एक तरीके से, उनको पता था कि इस तरीके की बात चल रही है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट फिर से होने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ना उन्होंने उनको उठा के पहले ही जेल में डाल दिया, ठीक है। और गांधी जी ने जैसे ही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया तो गांधी जी को भी जेल में डाल दिया। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का जो सेकंड फेज था वो भी एक तरीके से कैसा रहा था, अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि जो हमारे वॉइस रॉय थे इंडिया के लॉर्ड वेलिंगटन, उन्होंने पहले ही मतलब कि उस मतलब आंदोलन को बड़े लेवल पे स्टार्ट होने से पहले ही सारे के सारे जो लीडर्स थे उनको कहां पर डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। अगर वो लोग जेल में बैठे होंगे तो आंदोलन बड़े लेवल पे स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा, ठीक है। और लोगों को पहले तरीके से बोल सकते गुस्सा भी था कि पहले लेवल पे उन्होंने बंद कर दिया एकदम से, और मतलब बंद करने के बाद एकदम से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो ये कोई मतलब कि एक तरीके से ऐसी कोई मतलब वैसा नहीं होता कि आप बंद कर देते हो और एकदम से इसको स्टार्ट कर दे, तो लोगों के अंदर गुस्सा भी था। और मैंने आपको बताया भी था कि पहले राउंड टेबल के बाद में जब मतलब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था तो उस टाइम पे जो युवा थे वो पहले से ही गांधी जी से चिढ़े हुए थे, क्योंकि भगत सिंह को अगर वो बचा सकते थे तो बचाया नहीं। और उस तरीके से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, या बोल सकते कि हमारा जो सेकंड फेज था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हमारी चलने लगी। तो जब इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिली तो गांधी जी जो थे वो जेल में थे। बोल सकते हैं कि उस टाइम पे गांधी जी को जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था तो किस जेल में रखा गया था, ये वर्धा का जो जेल था, जो बोल सकते कि हमारे कहां पे स्थित है, पुणे में स्थित है, वहां पे गांधी जी को रखा गया था। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस टाइम पे बोल सकते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जो थे उनके साथ में भी बोल सकते हैं कि एक चीज घटित हुई थी, या उस चीज में भी हमको एक तरीके का मतलब कि क्राइसिस देखने को मिलता है। क्या क्राइसिस देखने को मिलता है कि जो हमारे उस टाइम पे लॉर्ड रैमसी मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी क्या बोल दिया था कि जो टॉक हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ये जो कॉन्फ्रेंस जो अनसक्सेसफुल हुई है, किसके कारण हुई है, कम्युनल के कारण, कम्युनल डिस्पैरिटी के कारण, या बोल सकते संप्रदाय मतलब कि एक तरीके से विभाजन के कारण। तो उन्होंने ये बात की थी कि गांधी जी से भी बोला था और बी आर अम्बेडकर से भी बोला था कि ये जो आपकी बोल सकते कि धार्मिक संप्रदाय के बेसिस पे आप जो लोग लड़ रहे हो, इनके बीच में आप बैठ के समझौता कर लो या हमको इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर किसी भी बात पे एक तरीके से बैठ नहीं पाए थे, उनके विचार सही बैठे नहीं थे। तो जो हमारे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने क्या करा था, फिर उन्होंने उस चीज में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। क्या देखना स्टार्ट कर दिया था, आप देखो यहाँ पे, दलित लीडर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड द फैसिलिटी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय गांधी जी। तो ये किसकी बात चल रही है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है। फिर 10 ड्यू टू द कम्युनल डेडलॉक द कॉन्फ्रेंस वाज एंडेड इन दिसंबर। तो एक संप्रदाय गति रोग के कारण जो सम्मेलन था वो दिसंबर में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर इसी सम्मेलन के दौरान जो हमारे जो विंस्टन चर्चिल है, उन्होंने गांधी जी को किस नाम से बुलाया था, हाफ नेकेड फकीर या अद्रनंग, बोल सकते कि हमारे फकीर को कहा था। तो आपसे कोई पूछा जाए कि गांधी जी को अद्रनग्र फकीर के नाम से किसने बोला था, तो हमारे विंस्टन चर्चिल ने बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन या जो वॉइस रॉय थे उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वॉइस रॉय ने मिलने से मना कर दिया। तो जब गांधी जी लंदन से वापस आए थे तो उन्होंने किस वॉइस रॉय से मिलने की कोशिश की थी, मैंने बताया आपको कि जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वॉइस रॉय चेंज हो गए थे। अब लॉर्ड इरविन नहीं थे वॉइस रॉय, अब वॉइस रॉय कौन थे, हमारे लॉर्ड वेलिंगटन। तो जब गांधी जी बंबई वापस आए थे तो उन्होंने वॉइस रॉय से मिलने की कोशिश की थी, पर उसने उससे मिलने से क्या कर दिया था, सख्त मना कर दिया था। और जब इस चीज का पता गांधी जी को पता चलेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके जवाब में उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या कर दिया था, फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने
दफन कर दिया था, मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें मांग रखी गई थी, जो समझौता साइन हुआ था, उससे रिलेटेड कोई भी चीजें हो नहीं रही थी। ठीक है, जो लोगों को बोला गया था कि सत्याग्रहों को जेल से छोड़ दिया जाएगा, तो छोड़ तो दिया था, फिर से उनको मतलब कि जेल में डाल दिया गया था। तो ये चीज गांधी इरविन पैक्ट के क्या खिलाफ थी कि नहीं थी? तो एक तरीके से जो चीजें बोली गई थी वो भी एक तरीके से क्या हो गई थी, दफन हो गई थी, मतलब खत्म हो गया था गांधी इरविन पैक्ट। फिर अतः मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। तो कब स्टार्ट करने की कोशिश की उन्होंने? जनवरी 1932 में। ठीक है, दिसंबर में वो वापस आए थे, तो लगभग उन्होंने 10-15 दिन के बाद में वो मूवमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश की, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड फेज बोलते हैं। ठीक है, पहला फेज हमने देखा कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। ठीक है, और वहीं पे हम लोग सेकंड फेज की बात करें तो 32 में स्टार्ट हुआ था और वो कब तक चला था? 34 तक चला था। तो हम लोग देखें तो इस बीच में देश के अनेक भागों में किसानों ने असंतोष की लहर फैल चुकी थी। बोल सकते हैं कि मंदी के कारण कृषि उपजाऊ में दाम गिर गए थे, लगान तथा माल गुजारी का बोझ उनके लिए आसानी हो चुका था। तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन भी आया था, तो लोगों के पास में एक तरीके से बोल सकते हैं पैसे की कमी थी, मतलब कि उन जो फसल थी वो बिक नहीं रही थी सही रेटों में। अगर कम रेट में जाएगी तो उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा। और उनको क्या था, एक तरीके से अंदर से असंतोष था, क्योंकि उनको कर तो देना ही पड़ता था ना, रेवेन्यू जो था वो तो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी माफ नहीं किया था। नेक्स्ट देखो, आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद मतलब शीर्ष नेताओं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफर खान आदि को गिरफ्तार करके कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उनकी संपत्ति को क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी गांधी इरविन पैक्ट के खिलाफ हो रही थी। ठीक है, ये जब मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद में हम लोगों ने देखा इन बड़े बड़े लीडर्स को मतलब बोल सकते गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को क्या बता दिया? इनवैलिड एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। इनवैलिड मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस तरीके की कोई चीज कर भी रहे हो इस कांग्रेस को, तो इसको क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, किस तरीके का माना जाएगा? हमारा बोल सकते हैं गैर कानूनी संस्था मानी जाएगी आज के कांग्रेस के। नेक्स्ट देखो, प्रदर्शनकारियों तथा मतलब कि सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांव में कर अदा न करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। तो सेकंड वो हमारे जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का सेकंड फेज चल रहा था, उसके बाद की ये सारी की सारी कहानी चल रही। तो अप्रैल 1954 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? फिर से स्थगित कर दिया था। क्यों कर दिया था? अब यहाँ पे आपकी मतलब सोचने की बात आती है। पहली चीज कि वो सेकंड फेज जो था सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। और उसी टाइम पे गांधी जी को एकदम से अंदर से क्या भावना आई कि अब उनको किसका साथ देना चाहिए? हरिजन का साथ देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? अब देखो, जब ये सारे के सारे डिस्कशन हो रहे थे, उसी टाइम पे जब गांधी जी वापस आए थे और गांधी जी हमारे जो जेल में थे, यवर्दा पुणे की जेल में थे, उस टाइम पे उनको क्या पता चला कि जो हमारे मैकडोनल्ड है वो एक तरीके के कम्युनल अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज कराने वाले। कम्युनल अवार्ड्स मतलब कि एक तरीके के बोल सकते हैं एक तरीके का सम्मेलन जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। किसको दिया जा रहा था? बहुत सारे जो माइनॉरिटी, जो धार्मिक बोल सकते हैं कि जो मतलब माइनॉरिटीज रहती है ना, जो बोल सकते हैं कम मतलब नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सिख हैं हमारे, बोल सकते हैं कि मुस्लिम है, जैसे दलित्स हैं, तो इन लोगों को क्या दिया जा रहा था? एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। ठीक है, और ये भी बोला गया था कि जो हमारे दलित्स हैं उनको कितनी सीट दे के रखेंगे वो लोग? ठीक है, तो कितनी सीट दी जाएंगी? 71 दी जाएंगी प्रांतों में। ठीक है, तो इस चीज को देखकर गांधी जी को क्या हो गया था? गुस्सा आ गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती? कम्युनल अवार्ड्स में देखने को मिलती है। आगे के हम लोगों को देखने को मिलेगा, पर स्टोरी में आगे कनेक्ट कर रहा हूं आपको कि जब गांधी जी बोल सकते हैं कि 1932 के टाइम पे जेल में थे, उस जेल में होने के बाद में एक तरीके के कम्युनल अवार्ड्स रखे गए थे। उस कम्युनल अवार्ड्स में हमको क्या देखने को मिला कि जो हमारे मैकडोनल्ड थे, जो उस टाइम के पीएम थे, उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बी आर अम्बेडकर को बोला था कि अगर आप लोग आपस में बात नहीं समझा पाओगे तो हम लोग बीच में इंटरफेयर करेंगे। अब उन्होंने किस तरीके से इंटरफेयर किया? तो एक तरीके से कम्युनल अवार्ड्स रखे गए और उसमें जो भी माइनॉरिटीज थी उन माइनॉरिटीज को क्या देके रखा? सिविल बोल सकते कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। और सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दिया गया, सिख को भी मिला, मुस्लिम्स को भी मिला और दलित्स को भी मिला।
अब दलित की बात की जाती है तो दलित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की कहानी वहां से कनेक्ट होगी। तो दलित को जो है कितनी सीट्स का वादा दिया गया, 71 सीट्स का, कि जो प्रांतों में जितने भी बोल सकते हैं कि इलेक्शन होंगे उसमें से जितनी भी सीट होंगी उसमें से 71 सीट्स किसके लिए रिजर्व करके रखेंगे, वो लोग दलित क्लास के लिए रिजर्व करके रखेंगे, या उस टाइम पे क्या बोला जाता था, डिप्रेस्ड क्लास के लिए हम लोग क्या करके रखेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो हमारा कम्युनल अवार्ड्स के बारे में जानते हैं, बोल सकते हैं संप्रदाय जो हमारा चार्ट था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1962 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों के विषय में एक बोल सकते हैं कि प्रचंड जारी किया जिसमें संप्रदाय या कम्युनल अवार्ड्स कहा गया था। ठीक है, तो अलग अलग से उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए एक तरीके से सम्मेलन को रखा गया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड या संप्रदाय प्रचार्ट के हिसाब से नाम जानते हैं। इसके तहत प्रत्येक जो भी हमारे के अल्पसंख्यक संप्रदाय के लिए बोल सकते हैं विधान मंडलों में कुछ सीटें बोल सकते सुरक्षित की जाएंगी जिनके बोल सकते सदस्यों को चुनाव बोल सकते प्रत्येक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अंडर दिस सम सीट्स वर रिजर्व फॉर ईच माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द लेजिस्लेचर हुज मेंबर विल बी इलेक्टेड बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस जो आपका सम्मेलन हुआ था या इस तरीके का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको हम किस नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड्स ऑफ 1932। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, ब्रिटिश के पीएम जिसको हम लोग रैमसी मैकडोनल्ड हम लोगों ने देखा था। ठीक है, किसके लिए करवाया था इन लोगों ने, जो भी अल्पसंख्यक संप्रदाय है समुदाय है उनके लिए ऑर्गेनाइज करवाया था। तो इसमें कौन कौन आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, एंग्लो इंडियंस भी आते हैं और हमारे मेन चीज दलित्स भी आते हैं या डिप्रेस्ड क्लास भी आती है। नेक्स्ट देखो, मुस्लिम सिख व ईसाई के साथ एक नई प्रचार के दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। अब मेन चीज क्या हुई थी कि जब इस कम्युनल अवार्ड्स में जो दलित वर्ग था उसको किससे अलग कर दिया गया था, हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज जब गांधी जी को पता चली तो उनको क्या होगा, सबसे मतलब कि बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी कि अगर हम लोग अभी धर्म के हिसाब से लड़ रहे थे कि अभी हिंदू और मुस्लिम अलग अलग थे, अब हिंदू के अंदर ही जो दलित लोग हैं वो भी अलग होने वाले हैं। तो ये जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। वो ब्रिटिशर्स अगर इस चीज में अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए तो ऐसे करते करते वो सारे के सारे हिंदू धर्म में जितनी भी क्लासेस है ना उनको अलग कर देंगे, और हिंदू धर्म में ही अगर वर्ग अलग अलग हो गए तो उनको ही जोड़ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम को हम एक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो जेल में ही बैठ के उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, 20 सितंबर को उन्होंने क्या किया था, अनशन स्टार्ट कर दिया था। जब इस तरीके की चीजें उनको पता चली, इस तरीके की टॉक्स हो रही है, हमारी दलित वर्ग को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है, तो उस चीज को लेकर गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची थी क्योंकि जो दलित वर्ग है वो हिंदू में धर्म में ही आता है, और हिंदू धर्म से अगर दलित वो अलग हो गए तो ऐसे धीरे धीरे सारे के सारे जो वर्ग है वो भी अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग अलग हुआ, जैसे दलित अलग हुए तो बाकी के लोग भी तो चले जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास में थे, हमको भी अलग करो, हमारी भी कोई मांग सुन नहीं रहा है, तो इस तरीके की चीजें होना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, पूना पैक्ट साइन हुआ। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ कि दलित वर्ग को जो बोल सकते हैं कि हमारे प्रांतीय निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने वाले विरोध में महात्मा गांधी ने जेल या वर्धा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को बोल सकते हैं कि अमरण अनशन को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इस बोल सकते हैं कि इस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं गांधी जी पहले से ही जेल में थे और उनकी तबीयत उस टाइम पे ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, और जब उन्होंने अनशन को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे भी उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब जब उन्होंने अनशन को स्टार्ट किया तो उनकी तबीयत और खराब होने लगी। ठीक है, और वो जब तबीयत खराब होने लगी तो सारे के सारे लोग जो हमारे बोल सकते हैं कि तेज बहादुर सप्रू है, मदन मोहन मालवीय है, वो सब BR अम्बेडकर के पास में गए कि भैया जो आपने मांग रखी है ना सेपरेट इलेक्टोरेट की दलित्स के लिए वो वापस ले लो, क्योंकि गांधी जी की तबीयत पहले से ही खराब है और इस कारण अनशन करते करते अगर उनकी मौत हो गई या किसी भी तरीके का नुकसान उनका हो गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दलित्स को आप पहले से ही अलग हम लोग मतलब लोगों ने अलग करके रखा है, और अगर दलित की वजह से गांधी जी को अगर कोई ठेस पहुंची या गांधी जी को कुछ हो गया ना तो लोग आपका जीना आराम कर देंगे। ठीक है, आपकी इमेज पहले से ही सोसाइटी में थोड़ी सी खराब है और गांधी जी को अगर कुछ हो गया आप लोगों के चक्कर में तो और ज्यादा इमेज खराब हो जाएगी आपकी।
तो इस चीज का प्रेशर, मतलब पहले बी आर अम्बेडकर नहीं माने, एक बार बोला, दो बार बोला, 5 बार बोला, 7वीं बार में वो जाके माने थे कि भैया ज्यादा ही कंडीशन खराब होगी। तो जब 25 तारीख की बात करते हैं, 20 तारीख से उनसे अनशन स्टार्ट किया था और लगभग वो ना जल ले रहे थे ना ही अन्न ग्रहण कर रहे थे। तो उस चीज से उनकी तबियत पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। 25 सितंबर की बात देखोगे तो 25 सितंबर में उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तो 25 सितंबर के बाद में फिर बी आर अम्बेडकर माने, और बी आर अम्बेडकर जब जेल में गए तो 26 तारीख को बोल सकते कि उनके बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, अब पूना पैक्ट में क्या बोला गया, गांधी जी और उनके बीच में डिस्कशन हुआ। अब उस डिस्कशन में क्या बात हुई, अब गांधी जी ने इतना आश्वासन दे दिया था कि जो आप सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं ना, उसको हटा दो। ये मांग जो है वो कम्युनल अवार्ड से या ब्रिटिशर्स से ये मांग हटा दो। जितनी भी सीट्स आपको दी जा रही है ना, उससे डबल सीट मैं आपको दूंगा कि जब भी हमारी इलेक्शन में, जब भी हमारी मतलब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जितनी भी आपकी सीट का आश्वासन दिया गया है, अगर बात करें कम्युनल अवार्ड्स में, तो उनको कितने सीट्स के बारे में बोला गया था, उनको कितने सीट्स के बारे में बोला गया था, 71 सीट्स के बारे में बोला गया कि आप अगर बोल सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड्स के हिसाब से अगर ब्रिटिशर्स कम्युनल अवार्ड्स आपको मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तो उसमें जो भी दलित लोग हैं उनको कितनी सीट्स रिजर्व मिलेंगी, 71। गांधी जी ने यह आश्वासन दिया कि मैं आपको डबल दूंगा। ठीक है, डबल से भी उन्होंने ज्यादा दी थी। कितने की आश्वासन दे दिया था, 148 का। ठीक है, ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, प्रांतों की बात कर रहा हूं, प्रोविंस की बात कर रहा हूं कि प्रोविंस में कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। जितनी भी सीट होंगे उसमें से 148 सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगी, किसके लिए रिजर्व होंगी, डिप्रेस्ड क्लास या दलित्स के लिए रिजर्व होंगी। और उन्होंने क्या बोला था, जो सेंट्रल में या केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा उनको, 18%। ठीक है, तो ये समझौता उनके बीच में साइन हुआ था कि जितना भी हमारा, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस जब पावर में आएगी, इलेक्शन जीतेगी, तो जो प्रांतों में जितनी भी सीट्स होंगी उन सीटों में से 148 सीट्स किसके लिए रिजर्व रखेंगे वो लोग, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, दलित्स के लिए। और केंद्र में बात की जाए तो केंद्र में कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा उनको, 18% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो पैक्ट था वो किसके बीच में साइन हुआ था, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कहां पे साइन हुआ था, पूना में साइन हुआ था और जेल में ही उनका बीच में डिस्कशन हुआ था। क्लियर हुआ ये सारी की सारी चीजें। अब आप देखो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परशोत्तम दास या राजा गोपालाचार्य आदि ने सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता, मतलब समझौते के लिए राजी किया था दोनों को। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर नहीं मान रहे थे, उनके पास यही लोग गए थे मनाने के लिए। फिर बी आर अम्बेडकर माने और 25 तारीख को फिर वो महात्मा गांधी से मिलने जेल में गए थे। अब नेक्स्ट देखो, पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी तथा विभिन्न प्रांतों विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ के कितनी कर दी गई थी, 148 है वो, 147 नहीं है वो। ठीक है, 148 आरक्षित की गई थी तथा केंद्रीय विधान मंडल में सुरक्षित सीटों को कितना परसेंट कर दिया गया था, 18%। प्रांतों में देखा जाए तो 148 सीट्स रिजर्व की गई थी और केंद्र में कितना परसेंट आरक्षण की बोला गया था, 18%। जितनी भी सीट्स होंगी उतना 18% किसको मिलेगा, रिजर्व सीट किसके लिए रहेंगी, दलित लोगों के लिए रहेंगी। इट वॉज गांधी जी हु गिव द नेम हरिजन टू द दलित्स। जब ये वाला पूना पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट साइन होने के बाद में गांधी जी ने 19 बोल सकते, जब वो जेल से निकले तो 34 में हमारा जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और समाप्त करने के बाद में वो किसके लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था, उन लोगों ने हरिजन के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को 1934 में खत्म करने के बाद वो किसकी तरफ चले गए थे, हरिजनों की तरफ चले गए थे। मतलब कि जो हरिजन शब्द था या वो किसने दिया था, गांधी जी ने ही दिया था कि जो भी दलित लोग हैं या डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं वो कैसे हरिजन है, हरि के जन है, मतलब कि भगवान के एक तरीके से बच्चे हैं। ये जो नाम है हरिजन वो भी किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। इससे पहले जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता था, डिप्रेस्ड क्लास के नाम से बुलाया जाता था। अब आपसे कोई पूछे कि बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए या डिप्रेस्ड क्लास से रिलेटेड कौन से एसोसिएशन को फॉर्म किया था, स्टार्टिंग में किया था 1930 में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी दलित्स के लिए, उसका नाम क्या था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, उन्हीं के नाम पे थी एक एसोसिएशन जो 1930 में बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी, उसका नाम क्या था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और इसके बाद हम लोग 1954
1942 की बात करें, 1942 की बात करें तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट हमारा फेडरेशन बनाई थी। तो बी आर अम्बेडकर ने दो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन को फॉर्म किया था जो कि दलित से रिलेटेड है। 1930 की बात करें तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन उन्होंने फॉर्म की थी, और 1942 की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को फाउंड किया था। अब आप बोलोगे कि सर 30 में उसको डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे, अब 1942 में आप शेड्यूल्ड कास्ट बोल रहे हो, ऐसा कैसे? अब देखो एक और चीज याद रखना, ये शायद इसमें होगी नहीं, इस टाइम पे हमको एक चीज देखने को मिली थी। 1935 में क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के अंदर हमको क्या देखने को मिला था? इसमें नाम को चेंज कर दिया गया था। पहले जिसको डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था ना, अब डिप्रेस्ड क्लास का नाम बदल के अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? शेड्यूल कास्ट रख दिया था। ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने किस एक्ट के थ्रू डिप्रेस्ड क्लास को शेड्यूल कास्ट में चेंज किया था, तो वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 1935 से पहले जो दलित लोग रहते थे उनको डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था। इसलिए जो बी आर अम्बेडकर ने जो एसोसिएशन बनाई थी उसका नाम क्या था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। किस ईयर में बनी थी वो? 1930 में बनी थी। अब 42 की बात करें तो 1942 में उन्होंने जो एसोसिएशन बनाई उसका नाम क्या रखा था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, क्योंकि 1935 के बाद में डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को क्या बुलाने लगे थे? वो लोग शेड्यूल कास्ट बुलाने लगे थे। ठीक है, तो अब गांधी जी और हरिजन के लिए उन्होंने क्या क्या अपलिफ्टमेंट किए, गांधी जी ने हरिजन को कैसे सपोर्ट किया? ठीक है, तो पहले इट वाज गांधी जी हु गिव द नेम हरिजन टू द दलित क्लासेस। तो दलित वर्ग के लोगों को हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, पूना समझौता के बाद में गांधी जी की रुचि बोल सकते हैं कि विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई थी। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। तो आपसे कोई पूछे हरिजन सेवा संघ जो गांधी जी ने किस ईयर में बनाया था, तो उसी वर्ष में बनाया था। बोल सकते कि हमारे 1932 में बना दिया था ये संघ। ठीक है, तो 19 जो हरिजन सेवक संघ था वो गांधी जी ने किस ईयर में उसकी स्थापना की थी? 1932 में की थी। नेक्स्ट देखो, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय हो सकते छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी, तथा हरिजन नामक एक पत्रिका भी क्या करना स्टार्ट कर दिया? पत्रिका उन्होंने छपवाना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने दो संगठन के बारे में देखा, एक हरिजन सेवा संघ उन्होंने बनाई थी और दूसरी संघ का नाम क्या था हमारा? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, या इंग्लिश में बोलते तो एंटी अनटचेबिलिटी लीग को बनाया था। किसने बनाया था? गांधी जी ने बनाया। तो हम लोग बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड दो एसोसिएशन नाम याद रखना जो कि उन्होंने दलित के लिए बनाई थी। एक था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दूसरा कौन सा था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। गांधी जी से रिलेटेड, दलित से रिलेटेड दो एसोसिएशन गांधी जी ने बनाई थी। एक कौन सी थी? हमारी हरिजन सेवा संघ जो कि 1932 में ही देखने को मिलती है, और दूसरी कौन सी थी? हमारी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, तो ये भी हमको किस ईयर में देखने को मिली थी? 1932 में देखने को मिली। तो दो दो चीजें मतलब बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी से रिलेटेड याद रखना। और मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने तीन जो इंपॉर्टेंट लेटर्स बोल सकते न्यूज़पेपर है उन्होंने छपवाए थे। अगर हम लोग लंदन की मतलब साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा था? इसके बाद नवजीवन, और इसके बाद कौन सा लिखना स्टार्ट किया था? द हरिजन। तो उसी टाइम पे 1932-33 के टाइम पे उन्होंने एक पत्रिका छपवाना स्टार्ट कर दिया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हरिजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, हम तीसरे गोल मेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्लियर हुआ। सेकंड, पहले चीज याद रखना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में गांधी इरविन पैक हुआ था। ठीक है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में हमको कौन सा पैक या कौन सा समझौता देखने को मिला? पूना पैक या पूना समझौता देखने को मिला। ठीक है, पूना समझौता जो था वो किस कारण, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देखा था किस कारण हुआ था? तो गांधी इरविन के बीच में जो भी बोल सकते कि प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था, और कांग्रेस ने अगर भाग नहीं लिया तो बोल सकते कि वो कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल हुई थी। इसलिए इरविन के साथ में उनको समझौता साइन करना पड़ा, बातों को मानना पड़ा। वही चीज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको देखने को मिलती है कि गांधी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में शामिल तो हुए थे, पर उसमें क्या हुआ?
मुद्दा गलत हो गया। जिस चीज में गांधी जी सोच के गए थे कि हम लोग यहाँ पे जिम्मेदार सरकार की बात करेंगे, वही चीज किस में कन्वर्ट हो गई थी, कम्युनल मतलब डिस्कशन में बात हो गई थी कि यहाँ पे संप्रदाय के बेसिस पे बात होने लगी थी। तो इस तरीके से बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में डिफरेंस आ गया था। और वो डिफरेंस आने के बाद में जब गांधी जी वापस आए थे तो वॉइस रॉय से बात करने की कोशिश की, वॉइस रॉय ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो भी हमारा उसका सेकंड फेज जो था उसको स्टार्ट कर दिया था। अब उस फेज में हमको देखने को मिला था कि ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और साथ में वहीं पे कम्युनल अवार्ड्स के कारण हमारे जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने दलित्स के लिए सीट्स के रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी। तो गांधी जी उस चीज से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था जो कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसमें दलित्स जो हैं उनको, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो रिजर्व सीट की बात बोल दी गई थी या आरक्षण की बात बोल दी गई थी। अब एक और चीज याद रखना कि गांधी जी ने ये वो पूना पैक्ट साइन हुआ था उसमें डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन जो था ना वो 10 साल के लिए मान्य रखा था। उन्होंने ये चीज बोली थी कि 10 साल, ये जो बोल सकते हैं जो हमारा समझौता साइन हुआ है वो कितने साल के लिए वैलिड है, 10 साल के लिए वैलिड है। 10 साल के बाद हम लोग फिर से एक कमेटी बनाएंगे कांग्रेस की और फिर जांच करेंगे कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास है उनकी स्थिति में सुधार आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके की अगर आप स्पीच सुनने की कोशिश करो तो पहले के टाइम पे बी आर अम्बेडकर ने एक स्पीच भी दी थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दलित क्लास के ऊपर थी। वो उन्होंने आरक्षण क्यों माना था दलित लोगों के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति कैसी थी पहले, अगर पढ़ाई के हिसाब से देखो तो पढ़ाई के हिसाब से भी बहुत पीछे थे, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से देखो तो भी पीछे थे, और सोशली भी आप देखो कि समाज के हिसाब से भी वो कैसे थे, पीछे थे, कि समाज के लोग उनको मंदिर में एंट्री करने के लिए मतलब एंट्री नहीं देते थे। तो समाज में उनकी जो पोजीशन थी वो भी कैसी थी, बहुत डाउन थी। मतलब कि अगर उनको रहना भी पड़ रहा तो अलग से एक, उन्होंने बोल सकते एक अगर शहर है तो एक शहर का अलग कोने में वो रहते थे, मतलब नॉर्मल पीपल्स के बीच में भी वो लोग नहीं रह सकते थे। उससे हमको समझ में आता है कि वो पढ़ाई में भी पीछे थे, पढ़ाई में पीछे होने के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत पीछे हैं, और समाज के हिसाब से भी वो कैसे हैं, बहुत पिछड़े हुए। तो आरक्षण के थ्रू वो क्या करना चाहते थे, अपने दलित वर्ग के लोगों का उद्धार करना चाहते थे। जो कठिनाई बी आर अम्बेडकर ने फेस की थी बचपन से, वो नहीं चाहते थे कोई भी दलित वर्ग का बच्चा उस तरह की कठिनाई को मतलब कि कठिनाई को वो झेले। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर इसलिए उन लोगों के लिए खड़े हुए थे। ये सारी चीजें समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड जो गोल गुंबद सम्मेलन है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो किस टाइम पे हमको देखने को मिलती है, वो भी कहां पर हेल्ड हुई थी, लंदन में ही हेल्ड हुई थी। तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोल गुंबद सम्मेलन को लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस में से किसी ने भी क्या नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि पहले और तीसरे में कांग्रेस के कोई भी इंसान नहीं गया था, दूसरे में जरूर हमारे गांधी जी गए थे और साथ में कुछ कांग्रेस लीडर्स गए थे। अब 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था। श्वेत पत्र विचार हेतु लॉर्ड, जो बोल सकते हैं कि हमारे लिंडिंगो जी की अध्यक्षता में ब्रिटिश सांसद की एक संयुक्त समिति गठन की गई थी। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे देखें तो जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस टाइम पे हमारे जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमारे वॉइस रॉय कौन बन गए थे हमारे, तो यहाँ पे हमारे जो वॉइस रॉय हैं वो चेंज हो गए थे। अरे सॉरी, देखो यहाँ पे आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द 24 दिसंबर, तो स्टार्ट कब हुई थी हमारी, 17 नवंबर को शुरू हुई थी, खत्म कब हो गई थी, 24 दिसंबर को। अ व्हाइट पेपर वॉज इशूड, अ जॉइंट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड लिंगिनग्रो। तो ये उस टाइम पे हमारे इंडिया के कौन थे, वॉइस रॉय थे। तो हम लोग इरविन देखने को मिला, इरविन के बाद हमारे विलिंगडन आए थे, और विलिंगडन के बाद में 36 में कौन आ गए थे, 36 के बाद में हमारे ये आ गए थे लॉर्ड लिंगिनगो। तो उन्होंने, अब देखो मेन चीज ये देखो हमारे कि जब आपके वॉइस रॉय चेंज हुए, ये सारी की सारी जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसका जो सार था वो क्या था, हमारा व्हाइट पेपर था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हमारे श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस साइन, ये तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस का जो भी सार था या जो भी चीजें डिस्कस हुई थी उसको
मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने किस पेपर में लिख दी थी, एक व्हाइट पेपर में लिख दी थी। और उस व्हाइट पेपर में हमको क्या देखने को मिला, उस व्हाइट पेपर में चीजों को मतलब रेजोल्यूशंस के बारे में तो हमको देखने को ही मिल रहा है, साथ में जो भी हमने साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी भी चीजों को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये याद रखो कि जो व्हाइट पेपर है वो एक तरीके से जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका एक तरीके से सार है। ठीक है, और ये जो व्हाइट पेपर है वो किसके सामने रखा गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके रखा गया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस व्हाइट पेपर में जो चीजें थी उसको पढ़ा था, और साथ में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भी पढ़ा था। और इन सब चीजों को कंक्लूड करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को लिखा था। क्लियर हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। On the basis of the report of this committee, a bill from the Government of India Act was introduced in the British Parliament by Samuel Hoare. तो इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर ने भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल को पेश किया था। तो व्हाइट पेपर क्या है, एक तरीके का तीनों कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका एक तरीके से सार है। उसमें जो भी चीजें डिस्कस हुई थी तीनों कॉन्फ्रेंस में, वो सारी की सारी चीजें किसमें देखने को मिली हमको, व्हाइट पेपर में। वो व्हाइट पेपर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास क्या क्या चीजें थी, सबसे पहली चीज क्या थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट के पास जो जिन्ना ने 14 पॉइंट्स लिखे थे वो रिपोर्ट उनके पास थी, और एक व्हाइट पेपर जो रिपोर्ट थी, उन सब चीजों का सार करने के बाद, वो सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लिखा था, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सार क्या था, तो हमारा व्हाइट पेपर था, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था, और इन्हीं के आधार पे हमारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। ठीक है, the British monarch gave his assent to this bill in the August 1935 and this bill came to be known as the Government of India Act 1935। तो ये ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस मतलब जो बिल पास हुआ था इसको अपनी सहमति दे दी थी। इस विधेयक या भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई हमारी। हमारे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों में क्यों अंतर आया था, ठीक है, किस तरीके की चीजें सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, क्या महात्मा गांधी चाहते थे। फिर इसके बाद में हमारा जो अगस्त ऑफर है उस अगस्त ऑफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की जो कहानी है हमारी, जो बोल सकते त्रिपुरा संकट, अगस्त ऑफर हुआ, फिर इसके बाद हमारा जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में हम आप लोग पढ़ के आना एक बार। ठीक है।